नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कहते हैं अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे। 9 ऐसे रत्न रखे थे जो अलग अलग चीजों के एक्सपर्ट थे। टोडरमल थे, उसमें बीरबल थे और भी बहुत सारे लोग थे। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने दरबार में एक से एक 9 नहीं 100 रत्न सजाए हुए हैं। जिसको हाथ लगाओ, जिसको देखो, वही लगता है वाह क्या रत्न है। जैसे हमारे एक विदेश मंत्री महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया का जो भी फैसला होता है वो फैसला मोदी जी से पूछ के होता है। अब उनसे कोई पूछे कि भैया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका उठा ले गया, तो मोदी जी से पूछा था या नहीं पूछा था? या इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो मोदी जी से पूछा था या नहीं पूछा था? या सऊदी अरब ने यमन में जो इलाका पूरा का पूरा था कब्जे में, या आप कह सकते हैं जिस इलाके पर कब्जे में मदद की थी यूएई ने, यूएई के सपोर्टेड लोग जहां पर थे उसको खाली करा लिया, मोदी जी से पूछा कि नहीं पूछा? खैर, ये छोड़ देते हैं, इंटरनेशनल थोड़ी भारी खबर हो जाएगी। एक और 9 रत्न के बारे में बात करते हैं जिनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। जी, मैं बात कर रहा हूं आदरणीय रेखा गुप्ता जी की। रेखा गुप्ता जी सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर बयान देती हैं और कहती हैं कि भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ फेंका था। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। भगत सिंह अगर स्वर्ग में होंगे और सुन रहे होंगे ये, तो उनका क्या मन कर रहा होगा, ये कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी राज में असेंबली के अंदर उन्होंने बम फेंका था। ये तो स्कूल का बच्चा भी जानता है, कि 1932 में शहीद हो गए, फांसी पर चढ़ गए भगत सिंह, और देश आजाद हुआ 1947 में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, उन्होंने यह साबित किया कि कॉलेज तो बहुत दूर की चीज है, स्कूल में भी कभी किताब पलट के उन्होंने नहीं देखा। कांग्रेस पे हमला करना है। अब विधानसभा के अंदर कांग्रेस नहीं है, अपनी गलतियों से, अपनी वजह से विधानसभा दिल्ली की खाली है कांग्रेस के लिए, लेकिन वहां पर कांग्रेस का नाम गूंजता है और आदरणीय रेखा गुप्ता अपना शानदार इतिहास बताती हैं। अब कंगना रनावत की तो बात ही क्या करनी है। एक और बात करते हैं, फिर लौटेंगे शहीद भगत सिंह को कांग्रेसी राज में बताने वाली रेखा गुप्ता जी की एक और करतूत के बारे में। लेकिन पहले चलते हैं मनसुख मांडविया जी के पास। मनसुख मांडविया जी पहले केंद्रीय चिकित्सा मंत्री थे, अब वो केंद्रीय खेल मंत्री बन गए हैं। वैसे केंद्रीय खेल मंत्री बनने की उनकी योग्यता क्या थी वो तो देख लिया जाएगा, लेकिन उनकी कुल योग्यता क्या है? हालांकि वो पीएचडी हैं, डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया। 2013 के उनके कुछ ट्वीट आपके सामने मैं ला रहा हूं। वो लिखते हैं ट्रे एंड ट्रे हार्ड। असल में ट्राई लिखना चाहते थे, TRY, लिख जाते हैं TRAY, ट्रे, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं होता है। ट्राई उनको लगा होगा TRA पहले ट्रा बनेगा और फिर वाई लिखा जाएगा तो वो ट्राई बन जाएगा। अब ट्राई शब्द तो ऐसा है जो दूसरी तीसरी का बच्चा भी बिना किसी दिक्कत के लिख सकता है, लेकिन मनसुख मांडविया जी जो पीएचडी हैं वो ट्राई कैसे लिखते हैं आप देख चुके हैं। एक और पोस्ट है जिसमें महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता बताने की जगह नेशन ऑफ फादर बता देते हैं। फादर ऑफ नेशन की जगह मनसुख मांडविया जी ने लिखा था नेशन ऑफ फादर। आजादी की बधाई दे रहे थे और उसमें हैप्पी इंडिपेंडेंट डे लिख रहे थे। अब इंडिपेंडेंट की उन्होंने जो स्पेलिंग लिखी है वो तो कमाल है, INDIPEDENT। ये स्पेलिंग वो है जिसको पढ़ने के बाद अंग्रेज कहेगा कि हमें तो अंग्रेजी दोबारा सीखनी पड़ेगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से तो उनकी ये योग्यता थी जिसके आधार पर उनको पहले चिकित्सा मंत्री और अब उनको खेल मंत्री बनाया गया है। अब देखिए, भारत में फुटबॉल की जो हालत है उसकी तो बात ही करना बेकार है। बीच में एक वीडियो आया था जिसमें फुटबॉल जगत से जुड़े बहुत सारे लोगों ने अपील की थी कि भारत में फुटबॉल को बचा लीजिए, भारत में फुटबॉल की हालत बहुत खराब है। लेकिन भारतीय फुटबॉल से जो जरा भी परिचित हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो दो जो टीम्स हैं उनको बहुत कायदे से जानते हैं, ईस्ट बंगाल
और मोहन बागान। इन दोनों टीमों के बीच में भारत के अंदर मुकाबले चलते रहते हैं और ये दोनों टीमें जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण टीमें हैं। मैंने आपको बताया मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। मांडविया साहब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे और क्लब के प्रतिनिधियों के साथ बैठे हुए इंडियन सुपर लीग 2025-26 के सीजन की वापसी की घोषणा कर रहे थे और उसमें उन्होंने कैसे मोहन बागान और ईस्ट बंगाल बोला, वो सुन लीजिए। मोहन बेगन ईस्ट बंगाल, मोहन बेगन ईस्ट बंगाल। तो मोहन बागान बन गया मोहन बेगान और ईस्ट बंगाल बन गया ईस्ट बेगान। बंगाल को उन्होंने बना दिया बेगान और बागान को भी उन्होंने बना दिया बेगान। बेगान, बिना सुर का गान, बिना गाने का। मनसुख मंडविया साहब खेल मंत्री हैं। पढ़ने में जो गलती हुई वो तो चलो समझ में आता है, अंग्रेजी थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन आप ईस्ट बंगाल का नाम नहीं जानते हैं, आप मोहन बागान का नाम नहीं जानते हैं और देश के खेल मंत्री हैं। आपके हाथों देश के खेल का कितना विकास होना है कोई भी समझ सकता है। देश के फुटबॉल का क्या हाल होना है ये कोई भी समझ सकता है। 100 साल से ज्यादा पुरानी मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का आप नाम तक नहीं जानते हैं और देश के खेल मंत्री हैं। आपको सलाम किया जाना चाहिए। ये लोग सवाल उठाएंगे राबड़ी देवी जी पर, ये लोग सवाल उठाएंगे किसी और पर, ये लोग सवाल उठाएंगे कि तेजस्वी यादव 9वीं तक पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, जब पीएचडी पढ़ा लिखा आदमी ट्राई की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा, इंडिपेंडेंट नहीं लिख पा रहा, फादर ऑफ नेशन की जगह नेशन ऑफ फादर लिख रहा है, मोहन बागान को मोहन बेगान और ईस्ट बंगाल को ईस्ट बेगान पढ़ रहा है, तो इससे तो बहुत अच्छा 9वीं पास है जो कम से कम ये सारी गलतियां तो कभी नहीं करता। और अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी भी नहीं आती तो गुजराती में लिख दीजिए, लेकिन हुजूर आला कम से कम सही तो लिखिए। खैर, बाद में उन्होंने माफी मांगी और अपनी गलती सुधारी, लेकिन असल मामला यह है कि उनको ये नाम नहीं पता थे। अगर नाम पता होते तो यह गलती होती ही नहीं। रात को नींद में उठा के भी कोई पूछे कि भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टीमें कौन सी हैं, तो कोई भी जो जरा बहुत सामान्य ज्ञान रखता है वो बता देगा मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। दोनों का नाम हमारे 9 रत्न जी में 100 रत्न जी में से एक रत्न जी को नहीं पता था। और अब फिर से लौटते हैं रेखा गुप्ता जी पर। दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ा, और पोल्यूशन अभी कौन कम हुआ है, अभी भी पोल्यूशन उतना ही है, चर्चा खत्म हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बाकायदा कहते हैं कि 8 सालों में सबसे कम पोल्यूशन रहा। मतलब कमाल है हुजूर आला। जिसके पास आंख है और नाक है और जो दिल्ली में रहता है वो बता देगा कि इस साल पोल्यूशन का क्या हाल है, लेकिन डेटा इधर उधर करके कुछ भी कहा जा सकता है। खैर, उस पोल्यूशन को दूर करने के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराने की बात हुई थी कि आर्टिफिशियल बारिश होगी तो हवा में जो कण हैं मिट्टी के, धूल के, वो सब नीचे आ जाएंगे और पोल्यूशन कम हो जाएगा। दरअसल दिल्ली में हर आदमी इंतजार कर रहा है कि बारिश हो जाए तो भले ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन पोल्यूशन से मुक्ति मिल जाएगी। तो आर्टिफिशियल बारिश कराने की बात हुई थी। अब ये जो बारिश हुई पढ़िएगा डबल कोट में, क्योंकि बारिश हुई ही नहीं। दिल्ली में कोई आर्टिफिशियल बारिश नहीं हुई। बादलों में नमी इतनी कम थी कि बारिश हो ही नहीं पाई। 2 बार कोशिश हुई 28 अक्टूबर 2025 को, लेकिन बारिश हुई नहीं। और इस बिना हुई बारिश जिसका प्रचार जबरदस्त किया गया था, उसके लिए आईआईटी कानपुर को 37,93,420 रुपए दे दिए गए। 420 वाली रकम मुझे मजेदार लग रही है, लेकिन ठीक है। 37,93,420 रुपीस दे दिए गए आईआईटी कानपुर को। ये जो ठेका दिया गया था बारिश कराने के लिए, वो नॉमिनेशन बेसिस पे दिया गया था, यानी जीएफआर रूल 194 के तहत बिना किसी टेंडर के ये ठेका दे दिया गया था। इसका आइटम वाइज जब ब्रेकअप माना गया कि जहाज में कितना खर्चा हुआ, जो केमिकल्स लगे थे उसमें कितना खर्चा हुआ, लोग कितने लगे, तो वो सब नहीं दिया गया। इनवॉइस या बिल की कोई कॉपी नहीं दी गई। वजह बताई गई कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि व्यापार का मामला है, वाणिज्य का मामला है, उसमें गोपनीयता रखनी है। किससे? जनता से गोपनीयता रखनी है, क्योंकि जनता जान जाएगी कि कितना पैसा हमारा बर्बाद किया गया। आईआईटी कानपुर ने कहा कि यह रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट है,
इसका MOU, कैबिनेट नोट, वर्क ऑर्डर कुछ नहीं बताया गया और कहा गया इसमें संवेदनशील तकनीकी और बौद्धिक संपदा की जानकारी है। खैर, कितनी भी जानकारी हो, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में एक बूंद आर्टिफिशियल बारिश नहीं हुई और लगभग 38 लाख यानी कि 37,93,420 रुपए आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने खर्च कर दिए, जिनका इतिहास ज्ञान यह बताता है कि भगत सिंह ने अंग्रेजों नहीं कांग्रेसियों के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। अब ये 100 रतन में से आज मैंने 2 रतन की बात की। आपको जिस रतन की ऐसी बात याद आए कमेंट में जरूर लिख दीजिए और सोचिए कि धर्म के नाम पर, तमाशे के नाम पर कैसे लोगों को आपने सत्ता में बिठा दिया है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।